नमस्कार दोस्तों, सौरभ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नई कक्षा के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर ये जो प्रश्नोत्तर सीरीज हम चला रहे हैं, इस प्रश्नोत्तर सीरीज के अंतर्गत एक नई क्लास आपके लिए उपलब्ध है और हमें पूरा भरोसा है कि यदि आप कक्षाओं को ध्यान से देखेंगे और इनका ढंग से सारगर्भित अपने मन में इनका ज्ञान उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपकी रैंक अच्छी होगी। अपने साथियों को क्लास शेयर कर दीजिए। आइए जुड़ जाइए, हम लोग बातचीत शुरू करते हैं एक नई क्लास के साथ। और आज विश्व भ्रमण करते हुए हम लोग अपने देश में फिर से वापस आ गए हैं। आपने उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा, अफ्रीका के बारे में पढ़ा, एशिया के बारे में पढ़ा, एशिया के देशों के बारे में। और यहाँ सबसे लौटते हुए हम फिर से अपने देश भारत आ गए हैं। आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग आज बातचीत करेंगे भारत के भूगोल से जुड़े हुए प्रश्नों पर। और साथियों, मैं केवल आपको प्रश्न का उत्तर नहीं बताता हूं, एक एक प्रश्न से जुड़े हुए कई कई तथ्य भी आपके सामने रखता हूं, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके, आप परीक्षा में अच्छा कर सकें। तो जल्दी से जुड़ जाइए। अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर करिए, उनको भी आमंत्रित करिए, क्लास को लाइक करिए। हमारा जो मेन फोकस होगा आज की क्लास में वो भारत के भूगोल पर होगा। भारत का भूगोल, भारत से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, भूगोल विषय के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग उन प्रश्नों पर बातचीत करना चाहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 इस सीरीज का पहला प्रश्न है और बेहद सिंपल प्रश्न है। हमेशा क्लास की शुरुआत सरल प्रश्नों से ही करनी चाहिए और फिर हम लोग सरल से कठिन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आइए, आपको बताना है पहला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? हमारे जो नए प्रतियोगी छात्र हैं, जो पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से यह प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और आपका उत्तर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। आपसे पूछा जाए कि ये गोलार्ध का निर्धारण कैसे होता है तो थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो जाएगी आपके लिए। तो साथियों, ये माना जाता है कि हमारी पृथ्वी अंडाकार है और इस पृथ्वी पर कुछ रेखाएं हैं जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। वास्तव में ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, बल्कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इनका पृथ्वी पर कहीं स्पष्ट रूप से अस्तित्व तो नहीं मिलता। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को कई जोन में बांटने के लिए कल्पित की गई हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के लगभग मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है, जिसको शून्य अंश अक्षांश कहते हैं, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसी शून्य अंश अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नीचे का जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जो ऊपर का हिस्सा है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, कोई भी मानचित्र जब बनाया जाता है तो उसमें उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर। तो नॉर्थ, ये साउथ, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ आप देख रहे हैं, 0 अंश अक्षांश के ऊपर का जो हिस्सा है वो कहां है? वो उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और भारत कहां है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है, भूगोल विषय को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आपको मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। एटलस के साथ बैठेंगे, मानचित्र के साथ बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न इस सीरीज का ये रहा,
आपको बताना है भारत का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, बताइएगा मुझे। उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा किबिथु। किबिथु पूछेंगे आप कि ये कहां पर स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखेंगे भारत के चारों तरफ के बिंदुओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, चारों तरफ के स्थानों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम। तो ध्यान रखिएगा सबसे पूर्वी कौन है, किबिथु है। आपको स्पष्ट कर देता हूं, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु, सबसे पूर्व में अरुणाचल और सबसे पश्चिम में गुजरात। आप लोग जानते हैं। तो सबसे उत्तर का जो स्थल होगा उसको इंदिरा काल कहते हैं, इंदिरा काल, एकदम ध्यान से देखते चलें। सबसे दक्षिण का जो मुख्य भूमि का स्थल है उसे कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी स्थल है उसे कन्याकुमारी कहते हैं। सबसे पूर्व मैंने अभी अभी आपको बताया किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिम का जो स्थल है उसे गौर माता कहा जाता है, गुजरात राज्य में है। वैसे अगर भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, सॉरी सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो मुख्य भूमि के अलावा भी आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक स्थान है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, 6 डिग्री अक्षांश से थोड़ा सा ऊपर है, ये ध्यान रखेंगे। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट का एक और नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। ध्यान रखेंगे इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट आजकल समुद्र में डूब चुका है, सुनामी आने के बाद ये समुद्र में डूब गया है। इसे ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2 प्रश्न अब तक हमने देखे हैं, एक एक प्रश्न से जुड़े हुए कई कई तथ्यों के साथ आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए। तैयारी जितनी अच्छी होगी परिणाम उतना ही सुखद होगा, उतना ही बेहतर होगा। आइए आगे बढ़े, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। तीसरा प्रश्न आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा, ध्यान से सुनेंगे, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जब मैं बड़े की बात करता हूं तो इसका तात्पर्य इस समय क्षेत्रफल से है। आपको बताना है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ध्यान रखें, जिन छात्रों को अभी तक अंडमान निकोबार याद है वो अपनी जानकारी को थोड़ा सा अपडेट कर ले। अंडमान निकोबार इस समय नहीं है, अंडमान निकोबार सबसे बड़ा था। इस समय कौन है, इस समय लद्दाख है। आप लोग जानते हैं धारा 370 में परिवर्तन करते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 हिस्से बना दिए गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके लिए, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से, ध्यान से सुनेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न को ध्यान से सुने, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और आपके ऑप्शन ये रहे, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। मुझे बताइएगा इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। साथियों ध्यान रखिए,
कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग जानते हैं, इन्हें मैप के माध्यम से देखते रहिए और ध्यान से याद करिए। ट्रिक आदि का प्रयोग करने का प्रयास न करिए, क्योंकि ट्रिक आपको साधारण प्रश्न हल करने में मदद कर सकती है, लेकिन जब प्रश्न को कठिन पूछा जाएगा, घुमाकर पूछा जाएगा, तो ट्रिक में आप फंस जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक है, कहते हैं कर्क रेखा से जुड़ी हुई एक ट्रिक है, मुझे भी जानकारी है इसकी, आप देख लें। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान से सुनिएगा, कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है उन्हें पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम से बताइए। पश्चिम से पूर्व क्रम स्थापित कीजिए उनका। अब आप बताएं, इस ट्रिक से क्या आप पश्चिम से पूर्व क्रम स्थापित कर पाएंगे, या आपसे कह दिया जाए कि पूर्व से पश्चिम की तरफ उनका क्रम बताएं, तो क्या यह ट्रिक आपको क्रम बता सकती है? आपका उत्तर होगा नहीं बता सकती है। ये ध्यान रखिए। तो ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें मानचित्र का सहारा लेना है। कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? मैंने बताया आपको 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। एक देश है ये, बांग्लादेश कोई राज्य नहीं है भारत का, इस समय अलग देश है। बांग्लादेश में चली जाएगी और फिर बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ध्यान रखिए, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6। मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश से होकर जरूर गुजर रही है, लेकिन बांग्लादेश भारत का राज्य नहीं है, आप लोग जानते होंगे। तो त्रिपुरा और मिजोरम 2 राज्य बच गए, ध्यान रखिएगा। तो 6 ये और 2 ये, कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। ध्यान से देखिए, क्या इसमें कहीं मणिपुर का नाम है? मणिपुर का नाम इसमें नहीं है। तो कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, बाकी भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका नाम मैंने आपको बताया है और क्रम से बताया है। ये क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व क्या क्रम है, ध्यान रखेंगे। अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो उल्टा करते चले आएंगे, मिजोरम से शुरू करेंगे और गुजरात पर लाकर खत्म कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे का उत्तर आपको मिल चुका है, चौथे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है आपका मणिपुर। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा, ध्यान से सुनेंगे, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए थे और उसमें उत्तर सही हुआ मणिपुर। एक एक प्रश्न को ध्यान रखिए साथियों, कंपटीशन का प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। वो सीधे प्रश्न पूछने की बजाय आपके दिमाग से खेलने का प्रयास करते हैं। तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी परीक्षा की तैयारी में पूरी जी जान से जुटे रहें और आप भी प्रश्नों की प्रकृति से परिचित होते रहें। आइए आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 5वां प्रश्न आपके लिए कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? और आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा गुजरात। गुजरात भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तट रेखा का तात्पर्य आप समझते होंगे, समुद्र से मिलने वाली सीमा रेखा को तट रेखा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तट रेखा से जुड़ा हुआ ही है। आपको बताना है, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमा
समुद्र से नहीं मिलती है? या कौन सा भारतीय राज्य तटीय राज्य नहीं है? और 4 विकल्प आपके सामने रखता हूं, आपके सामने 4 विकल्प रखता हूं। पहला विकल्प गोवा, दूसरा विकल्प तमिलनाडु, तीसरा विकल्प तेलंगाना और चौथा विकल्प आंध्र प्रदेश। चौथा विकल्प आंध्र प्रदेश। जरा मुझे बताइएगा कि निम्नलिखित में से ये जो चारों विकल्प जो दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो तटीय राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, अर्थात जो समुद्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना समुद्र को स्पर्श नहीं करता है साथियों, ध्यान रखेंगे। जो तटीय हिस्सा था आंध्र प्रदेश का, वो आज भी आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है। तो तेलंगाना समुद्र को स्पर्श नहीं करता है। ध्यान से एक एक प्रश्न को पढ़ के उसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पेपर सेटर आपके दिमाग से खेलने का प्रयास करता है। आइए आगे बढ़ेंगे। 6 प्रश्नों के बाद 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? आप लोग जानते हैं भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कितने अंश देशांतर को कहा जाता है? जरा बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, जो साथी लाइव है। भारत की मानक समय रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है आप देखते हैं वो 82.5 अंश अक्षांश है। 82.5 अंश अक्षांश को 82.5 अंश अक्षांश को क्या कहते हैं? 82.5 अंश अक्षांश को कहते हैं मानक समय रेखा। 82.5 अंश अक्षांश को ही आधार मानकर भारत के समय का निर्धारण किया गया है। और आपको बताना है कि यह अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। आपको मैं विकल्प देता हूं। पहला विकल्प देखिए उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा विकल्प आपके लिए आंध्र प्रदेश और चौथा विकल्प आपके लिए ओडिशा। जरा मुझे बताइएगा कि कौन सा राज्य है जहां से 82.5 अंश अक्षांश नहीं गुजर रहा है? और आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे जो मानक समय रेखा है 82.5 अंश की, वो उत्तराखंड से होकर नहीं गुजरती है। चलिए आगे बढ़े। 7 प्रश्न अब तक हो चुके हैं। 7 प्रश्न अब तक हो चुके हैं। 8वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। एक एक प्रश्न पर निगाह रखिए, एक एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको बताना है भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा, भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे अधिक लंबी है जो भारत से मिलती है, या भारत से लगने वाली सबसे बड़ी सीमा रेखा वाला पड़ोसी देश कौन सा है? आपका उत्तर होगा बांग्लादेश। उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश होगा। अब इसी प्रश्न को अगर कठिन करना हो साथियों, इसी प्रश्न को कठिन करना हो तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत से सबसे अधिक लगने वाली सीमा वाले देश को आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम में रखने को कह देगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। आरोही क्रम में रखने का मतलब है कि कम से ज्यादा की ओर बढ़ना है
और तब बांग्लादेश सबसे अंत में होगा। बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत से सबसे ज्यादा मिलती है 4096 किलोमीटर। फिर बांग्लादेश के बाद चीन, चीन के बाद आप देखें पाकिस्तान, ऐसे ही क्रम बढ़ाते चले जाएंगे। और ये कौन सा क्रम बनेगा? ये अवरोही क्रम बनेगा। ये अवरोही, हम सबसे ज्यादा से कम की ओर बढ़ रहे हैं। अगर कहा जाए कि आरोही क्रम में तो आपको नीचे से ऊपर जाना होगा। आइए शुरुआत करते हैं। 9वां प्रश्न, एक एक प्रश्न को ध्यान रखे रहिए। 9वां प्रश्न आपके लिए, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है। बताइए मुझे, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, या सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी मानी जाती है? और आपका उत्तर होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सीधे सीधे कहा जाए तो कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है? विकल्प दे रहा हूं आपको, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। बताइएगा मुझे। लगभग लोगों ने प्रश्न कर लिया होगा। सतलुज नदी जो है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, भारत के बाहर निकलती है, राकसताल नामक स्थान से निकलती है। आप लोग जानते हैं जो मानसरोवर झील के निकट है। आइए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न आपके लिए, 11वां प्रश्न आपके लिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। और नाथुला दर्रा आप लोग जानते होंगे सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है। 12वां प्रश्न आपके लिए, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपका उत्तर होगा धूपगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़ सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की। ध्यान रखेंगे। अरावली की पूछा जाए तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरशिखर। गुरशिखर पूछा जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडा बेटा। स्पष्ट रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? ये है बैरन ज्वालामुखी, कहते हैं बैरन द्वीप पर है। और बैरन द्वीप कहां है? अंडमान निकोबार का एक हिस्सा है। अंडमान निकोबार का ही एक द्वीप है, एक हिस्सा है बैरन द्वीप। यहीं पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। 13 प्रश्न अब तक हो चुके हैं इस सीरीज के। 14वें प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 14वां प्रश्न आपके लिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका उत्तर होगा कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कहां पर है? कावेरी नदी पर है। साथियों एक एक ऐसा प्रश्न ले आया हूं जो कई बार अलग अलग परीक्षाओं में बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं आगे। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात हो गई, तो अगला आप बताइए मुझे, अलमाटी बांध। ध्यान से सुनिएगा, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? और उत्तर होगा कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी? कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। पूछा जाए किस राज्य में है, तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
16वां प्रश्न आपके लिए, सरदार सरोवर बांध परियोजना, ध्यान से सुनेंगे, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइएगा मुझको। आपका उत्तर होगा नर्मदा नदी। उत्तर क्या होगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और आप लोग जानते हैं भारत की ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी सरदार सरोवर बांध के किनारे पर स्थित है। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए आपको बताना है जादूगुड़ा, ध्यान से सुनेंगे, जादूगुड़ा की खान कहां स्थित है? जादूगुड़ा की खान कहां पर स्थित है? इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जादूगुड़ा गुड़ा की खान का संबंध किस खनिज से है? तो दोनों आपको बताऊंगा। जो जादूगुड़ा है यह झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। और ये खान किसके लिए प्रसिद्ध है? थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। थोरियम खनिज से इसका संबंध है। आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं इस सीरीज में। और निश्चित रूप से ये जो प्रश्न हैं ये केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो भी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं, जहां भी जीएस पूछा जाता है, जहां भी भूगोल पूछा जाता है, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको लाभ पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न जो है आपको बताना है कि भारत का कौन सा जिला, ध्यान से सुनेंगे, भारत का कौन सा जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है? यद्यपि यह जिला उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, तो प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है। लेकिन वो जिला भारत का भी एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। चला मुझे बताइएगा आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा सोनभद्र। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका सोनभद्र। सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का जिला है, नक्सल प्रभावित एरिया है, आप लोग जानते हैं। और ये सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश से इसकी सीमाएं मिलती हैं, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमाएं मिलती हैं, बिहार से इसकी सीमाएं मिलती हैं और झारखंड से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं। ये ध्यान रखेंगे। आइए 19वें प्रश्न की ओर हम आप चलें। 19वां प्रश्न आपके लिए, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, आपका उत्तर होगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है भारत का सबसे पुराना है। या आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, आपका उत्तर होगा जिम कॉर्बेट पार्क। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। आइए 20वें प्रश्न की ओर चलें। 20वां प्रश्न आपके लिए, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? अभी 23 मई को उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की जो परीक्षा हुई वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है चंदौली जिले में। कहां पर है? चंदौली जिले में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे साथियों। तो ये 20 प्रश्नों की सीरीज थी जो भारत के भूगोल से जुड़ी हुई थी। ऐसे प्रश्न
जो परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उन्हें लेकर मैं आपके सामने उपस्थित था। नेक्स्ट क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लासेज आपको सबसे पहले और सबसे आसानी से प्राप्त होती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।